हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वाष्पन। वाष्पन के पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? द्रव देखा था। तो द्रव जो है वो आपने देखा होगा घर में कि जो द्रव होता है उसको जब गर्म करते हैं तो वो वाष्पन में परिवर्तित होता है, मतलब कि वो भाप में यानी कि गैस में परिवर्तित होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है उसके, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये द्रव से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, तो द्रव के बारे में और थोड़ा व्याख्या से हम समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं वाष्पन क्या है। तो किसी द्रव का वाष्प या गैस, किसी द्रव का वाष्प या गैस में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, यानी कि इवेपोरेशन कहलाता है। सो इवेपोरेशन कहने का मतलब वाष्पन क्या हुआ कि जब द्रव होता है तो द्रव का परिवर्तन सीधा किस में चला जाए? गैस में चला जाए। तो ये गैस में कैसे आया होगा परिवर्तन होकर? कुछ तो करना पड़ा होगा। जब वो पहले द्रव था तो उसको गैस में परिवर्तन तो किया गया और उसको हमने वाष्पन बोला, पर वो जो द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ उसमें हमने कुछ तो किया होगा उस द्रव के साथ छेड़छाड़, जिससे वो क्या बना होगा? गैस बना होगा। सो द्रव में हम क्या करते हैं? द्रव में हम ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अब डिपेंड करता है, सपोज एग्जांपल में कि एक हम लेते हैं, एक कढ़ाई लेते हैं। ठीक है, उस कढ़ाई में हम 100 ml पानी डालते हैं। 100 ml पानी डालने के बाद जब हम नीचे से उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो पहले क्या होगा, उसके सारे जो उस द्रव में 100 ml के द्रव में जो भी जितने कण हैं वो पहले गर्म होंगे। वो पूरा द्रव क्या होगा? गर्म होगा। जब गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे वो वाष्प में परिवर्तन होना शुरू कर देगा। सो हमने क्या किया? तापमान दिया, यानी कि टेम्परेचर दिया। अब आप बताओ कि जो द्रव होता है, यानी कि सॉरी जो पानी होता है उसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? कहने का मतलब क्वथनांक, कितना टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू करता है। तो आपको पता है ये बात कि जो द्रव होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू करता है। सो ये जो द्रव को हम 100 टेम्परेचर दिए, 100 डिग्री का टेम्परेचर दिए, या 100 से हम कम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 90 ही दें और उसको देर तक गर्म करें तो भी वो वाष्प में परिवर्तन होगा, क्योंकि क्वथनांक से कम टेम्परेचर में ही वाष्प में बदलना शुरू कर देता है पानी। उबलना शुरू कब करता है? 100 टेम्परेचर जब वो पूरा पानी हो जाता है तब वो पानी उबलना शुरू करता है। पर वाष्प में परिवर्तन के लिए 100 टेम्परेचर से कम में भी वो वाष्प में परिवर्तन शुरू कर देता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब प्रेशर कुकर में हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलता नहीं है, पर धीरे धीरे हल्का हल्का क्या होता है? वाष्प में निकलने लगता है। इसका मतलब कि क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम टेम्परेचर में भी पानी वाष्प में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या देखें उदाहरण में कि पानी जो है उसको गर्म किए तो वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर दिया और वाष्प में परिवर्तन हो गया। उसी को हम क्या बोलेंगे? वाष्पन। उदाहरण तो हमने देख लिया। अब ये बताओ कि कारण क्या होगा? आखिर क्या कारण है कि द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो गया? उसको तापमान दिए, वो द्रव अपना नेचर खो दिया और वो कौन से नेचर में चला गया? गैस के नेचर में, यानी कि द्रव से गैस में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है? तो रीजन समझो आप। रीजन क्या है कि अगर कोई द्रव है जिसको हम गर्म कर रहे हैं तो आपको पता है कि द्रव में कण होंगे बहुत सारे अंदर। तो वो जो कण होंगे उसके कण की जो दूरी होगी, जो स्थान होगा, वो ठोस की अपेक्षा में बताओ क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है क्या? दूर दूर होता है, हाँ होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जो कण है ये थोड़े दूर दूर है। ठोस की अपेक्षा में इसमें कण दूर दूर होते हैं। और ठोस की अपेक्षा में क्या होता है? इसमें आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल वो थोड़ा वीक होता है ठोस की अपेक्षा में। इसमें आकर्षण बल यानी कि बल जो होता है वो कम होता है किसके अपेक्षा में? ठोस की अपेक्षा में। और जो स्थान होता है रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, ये रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है किसके अपेक्षा में? ठोस की अपेक्षा में। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको हमने टेम्परेचर से गर्म किया। हमने कोई टेम्परेचर दिया, सपोज मान लेते हैं 100 डिग्री सी का टेम्परेचर दिया। 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया तो आखिर क्या हुआ होगा कि ये जो द्रव है ये सीधा वाष्प में परिवर्तित हो गया। ये जो है ये किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो रीजन देखो क्या है? रीजन क्या है?
रीजन ये है कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसके जो कण हैं ये कण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसके सारे कण जो है वो धीरे धीरे इसके जो दिए हुए ताप का है उसके ताप को ग्रहण करता है। जब कण बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेता है ऊर्जा को तो फिर ये क्या करता है, वेबरेट यानी कि कंपन करना शुरू करता है। मतलब कि ये, अब जैसे कि आप समझो ना कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो आपको गर्मी बहुत लगेगा। जब गर्मी बहुत लगेगा तो आप वहां रह पाओगे क्या आसानी से? नहीं। आप जल्दी से वहां से निकलना चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से बाहर चले जाऊं, यहाँ से बाहर चले जाऊं भीड़ से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां भी गर्म है वहां पे जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो वहां रहना नहीं चाहेंगे, वहां से वो निकल जाना चाहेंगे। उसी तरीके से ये जो गर्म किया हमने, जो तापमान दिया हमने, उस तापमान से ऊर्जा को ग्रहण करके और फिर वो चाहेगा ये कण कि जब बहुत ज्यादा ऊर्जा ग्रहण हो गया तो ये चाहेगा कि हम कहीं और निकल जाए। तो जब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इतना ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि इसका जो आकर्षण बल है दोनों कणों के, सारे कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसके बल से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा उसका ऊर्जा। मतलब कि उससे ज्यादा ताकतवर ऊर्जा उसने ग्रहण कर लिया। सब जब उससे ज्यादा ऊर्जा को ग्रहण कर लिया इस कणों ने तो फिर इस बल तो ये कमजोर पड़ गया। जब बल कमजोर पड़ गया तो अब इस बल का क्या फायदा? जब बल ही कमजोर पड़ गया और ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर ये स्वतंत्र है यहाँ से निकलने के लिए। कहने का मतलब कि ये जो कण होंगे अब ये शुरू करेंगे बल को तोड़ के, बल को छोड़ के और हवा में निकलना शुरू करेंगे। तो ये जो कण होंगे अब ये ऊपर की ओर यानी कि वाष्प के रूप में बदलना शुरू करेंगे। तो ये रीजन था। एक बार मैं फिर से बोल दूं शॉर्ट में, क्या हुआ? मैंने तापमान दिया, जब तापमान दिया तो पहले नीचे के कण गर्म हुए, फिर ऊपर के कण गर्म हुए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो कण है वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद एक ऐसा टाइम आया जब ऊर्जा को पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद एक ऐसा टाइम आया जहां पे इसके बल से भी ज्यादा इसके पास ऊर्जा मौजूद हो गया। यानी कि अब ये जो बल है ये बहुत ही कमजोर पड़ गया और कमजोर पड़ने के कारण अब ये स्वतंत्र हो गया सारे कण और ये वाष्प में यानी कि स्वतंत्र होके ये हवा में वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रीजन था कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, तापमान देते हैं तो वाष्प में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वो बल जो है वो कमजोर हो जाता है उसके कणों के ऊर्जा के अपेक्षा में। तो ये हमारा रीजन था। अच्छा, एक एग्जांपल है कि जैसे कि जिस द्रव का क्वथनांक बहुत कम होगा उसका वाष्पीकरण बहुत तेज होगा। जैसे कि ईथर का जो क्वथनांक होता है, जो उबलना शुरू करता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उबलना शुरू करता है। और जो पानी होता है ये मैंने आपको बताया कि 100 डिग्री सी पे उबलना शुरू करता है। मतलब कि इसका क्वथनांक कम है क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे ही उबल जा रहा है। इसका मतलब कि वाष्पीकरण इसका ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2 बीकर लेते हैं, पहला बीकर में हम रखते हैं ईथर को और दूसरे बीकर में हम रखते हैं पानी को। दोनों का अमाउंट सेम लेते हैं। सपोज 5 ml मैंने ईथर लिया और 5 ml मैंने वाटर लिया। दोनों को सेम तापमान से अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने का मतलब कि 50 डिग्री सी देते हैं। तो आप बताओ कि सबसे पहले कौन वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा? तो आप देखो कि क्वथनांक किसका कम है? ईथर का। सो ईथर बहुत जल्दी 50 टेम्परेचर दे रहे हैं और 34 पे ये उबलना शुरू करेगा। इसका मतलब कि हम 16 और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ईथर बहुत जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि जिस द्रव का, एक नोट आप लिख लो, नोट क्या है कि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसका वाष्पीकरण तेज होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाष्पीकरण। क्या पढ़ा आपने ये पढ़ा कि जब किसी द्रव का क्वथनांक कम होता है तो उसका वाष्पीकरण बहुत ही तेज होता है। ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि इसके कारण क्या है, इसके
कुछ तो कारण होंगे जिसके वजह से ये वाष्पीकरण में बदल रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, टोटल 5 कारण हैं। इस पांचों कारण से हमारा वाष्पीकरण और तेज हो सकता है अगर ये पांचों इसके साथ हो तो। जैसे कि सबसे पहला है कि द्रव की प्रकृति। अब द्रव की प्रकृति कहने का मतलब ये वाला एग्जांपल, ये जो मैंने बताया ये यही इसी का एग्जांपल है। द्रव की प्रकृति कहने का मतलब कि ईथर भी द्रव है, पानी भी द्रव है, पर इसका क्वथनांक कम है। इसका मतलब इसका वाष्पीकरण तेज होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर पानी का क्वथनांक ईथर से ज्यादा है तो इसके अपेक्षा में इसका वाष्पीकरण थोड़ा धीरे होगा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। तो द्रव की प्रकृति पे निर्भर करता है कि अगर उसका क्वथनांक कम है यानी ईथर का कम है तो उसका जो वाष्पीकरण होगा वो तेज होगा। तो पहला तो हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा, द्रव का ताप। अब द्रव का ताप कहने का मतलब कि अगर जो द्रव होगा वो जितना ज्यादा ताप ग्रहण करेगा उतना जल्दी वो वाष्प में बदलेगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा वो गर्म होगा, जितना ही ज्यादा ताप वो पाएगा तो उतना ही ज्यादा इसके जो कण हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और जितना ज्यादा तेजी से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो उतना ही जल्दी ये बल कमजोर हो जाएगा, और जितना ही जल्दी ये बल कमजोर हो जाएगा उतना ही जल्दी ये कण स्वतंत्र हो जाएंगे बाहर निकलने के लिए, और फिर ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर किया, फिर द्रव के ताप पर निर्भर किया। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण तेज होगा, ताप घटाएंगे तो वाष्पीकरण धीरे होगा। तीसरा क्या है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि सपोज 2 बर्तन लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं कटोरा और एक लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन, टब ले लेते हैं। अब टब का आपको पता है कि ऊपर का सरफेस एरिया बड़ा है और जो कटोरा है उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। अब उसमें हम दोनों को सेम पानी, मतलब कि 1 लीटर हम पानी रखते हैं। कटोरा में मैंने 1 लीटर पानी रखा और उसी 1 लीटर पानी को मैंने टब में भी रखा। अब आपको पता है कि टब में जो पानी गया वो बिल्कुल फैल गया और उस टब के शेप के आकार, जो भी उसका आकार है टब का, उसके आकार में वो बैठ गया। तो आपको पता है कि टब का जो सरफेस एरिया है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, किसके अपेक्षा में? कटोरे के अपेक्षा में, कटोरे की अपेक्षा में। उसके बाद अब जब अगर सपोज कि उसको हम गर्म करते हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं वायुमंडल में, सपोज गर्मी का जब मौसम आता है तो 43 या 44 डिग्री टेम्परेचर अगर रहता है सपोज, तो 44 डिग्री टेम्परेचर में हम दोनों बर्तन को यानी कि टब को और कटोरा को दोनों को हम छत पे छोड़ देते हैं, तो आप पाएंगे कि टब वाला बहुत जल्दी वाष्पीकरण हो गया और कटोरे वाला थोड़ा लेट से वाष्पीकरण हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल टब का ज्यादा है। इसका मतलब कि इसके कण जो भी गर्म होंगे वो ज्यादा एरिया में गर्म होकर ऊपर आएंगे सतह पे, ठीक है। इसमें भी गर्म होंगे पर इसमें जितना सरफेस एरिया है वो इसके अपेक्षा में, टब के अपेक्षा में कम है। किसमें? कटोरे में। तो कटोरे में जितना सरफेस एरिया सिर्फ उतना ही कण ऊपर आएंगे सतह पे और वो वाष्पीकरण होंगे। फिर उसके बाद जो नीचे वाला कण है यानी कि पानी के जो भी नीचे वाला कण है वो ऊपर आएंगे और फिर से वो भी वाष्पीकरण होंगे और ऐसा स्टेप चलते जाएगा। पर जो टब में है, टब में इतना ज्यादा सरफेस एरिया है कि इसके अपेक्षा में 2 गुना 3 गुना जो कण है वो ऊपर के सतह पे गर्म होकर वाष्पीकरण होंगे। मतलब कि अगर ये 1 सेकेंड में एक बार ये वाष्पीकरण हो रहा है तो ये 2 गुना बहुत जल्दी यानी आधे सेकेंड में ही उसके इतना पानी को वाष्पीकरण कर देगा। मतलब कि बहुत जल्दी इसका 2 गुना पानी 1 सेकंड में ये वाष्पीकरण होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पानी का सतह जो होगा वो फैलेगा, और पानी का सतह फैलने का मतलब ये हुआ कि उसके सारे कण जो है वो एक बार में ऊपर उतने के सरफेस एरिया को जल्दी से वाष्पीकरण करेगा, फिर नीचे वाले करेगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो जल्दी वाष्पीकरण करेगा, सरफेस एरिया कम है तो उतना ही वाष्पीकरण करेगा जितना उसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे जैसे 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 वैसे वैसे वाष्पीकरण और जल्दी होगा, ठीक है। तो इससे आपने क्या देखा कि छत पे अगर हम कटोरा और ये टब का जो पानी है 1-1 लीटर वो रखेंगे तो सबसे पहले किसका सूखेगा, किसका जल्दी वाष्पीकरण होगा? टब का होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन है वायु का वेग। वायु का वेग कहने का मतलब कि अगर एक जगह ऐसा जगह रख दे रूम में जहां सपोज टब में मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसको हमने रूम में रख दिया, रूम में रखने के बाद सेम वैसा ही टब 1 लेके और 1 लीटर पानी लेके हमने उसको जहाँ पे बहुत हवा चल रही है वायुमंडल में वहां पे रख दिया।
और वहां धूप है बहुत, ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या पाएंगे कि जहां पे तेज हवा चल रही थी वहां जल्दी वो 1 लीटर वाष्पीकरण हो गया, वाष्प में बदल गया, और जहां रूम में था वो पानी, वो बहुत धीरे से वाष्पीकरण उसका होगा, धीरे से वाष्प में वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो जल्दी से जल्दी उस जो द्रव के जो वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं उस वाष्प के कण को वायु अपने साथ बहुत जल्दी उठा के ले जाता है, और रूम में वैसा वायु कोई नहीं चल रहा है, वहां पर वायु बिल्कुल न की मात्रा में है, ठीक है, बहुत कम हवा चल रहा है वहां पे। तो हवा कम चलेगा तो उसका जो द्रव जो है वो वाष्प में जो परिवर्तित हो रहा है उसको हवा नहीं ले जा पाएगी, जबकि बाहर में जो हमने रखा था टब, उसमें जो वायु है वो जो द्रव का गैस जो परिवर्तित हो रहा है उसको अपने साथ, अपने उसके कणों को अपने साथ एक साथ लेके वायुमंडल में चली जाएगी। इसका मतलब कि जो अगर वायु का वेग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वायु का वेग होगा उतना ही क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उतना क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो 4 पॉइंट हमने सीख लिया कि क्या क्या था। 5वां पॉइंट क्या है, आर्द्रता। अच्छा, आर्द्रता किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। आर्द्रता उसको बोलते हैं कि जो भी वायु में जो भी नमी रहती है, जो भी जल वाष्प होता है, जल वाष्प कहने का मतलब कि जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित हुआ, तो वो जो वाष्प होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। वो जैसे कि ठंडे के मौसम में आप देखिएगा जिसको हम कुहासा बोलते हैं, फॉग, तो वो ज्यादा होता है। वो हम जब कुछ बाइक चलाते हैं तो हमारे बॉडी में वो फील होता है कि वहां पे जल वाष्प है वायु में। तो ठंडे के दिनों में जल आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल न की मात्रा में होती है। इसका मतलब कि वो ड्राई एयर होता है, मतलब सूखा वायु होता है, और ये आर्द्रता होता है, कहने का मतलब उस वायु में जल वाष्प है, जल की मात्रा है। तो आर्द्रता किसको बोलेंगे, जिस वायु में जल वाष्प की मात्रा हो उसे हम आर्द्रता बोलेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, यानी कि जिस वायु में जल का वाष्प मौजूद हो उसको हम आर्द्रता बोलेंगे। तो अब कहने का मतलब कि वाष्पीकरण यानी वाष्पन का प्रभाव आर्द्रता से क्या कनेक्शन है, इस दोनों का कनेक्शन ये है कि सपोज जहां पे वायु में आर्द्रता है, कहने का मतलब वायु में वाष्प है मौजूद, यानी जल के कण मौजूद है। अब वहां पे अगर वाष्पीकरण की बात की जाए तो वहां कम तेजी से होगी, कम होगी, जबकि अगर हम गर्मी के दिनों में जो सूखी वायु होती है उसमें अगर हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं जल को तो वो बहुत जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि जो आर्द्रता वाली जो वायु है जिसमें जल वाष्प ऑलरेडी मौजूद है, उसमें जो जल के वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं उसको ले जाने में, वायु को ले जाने में साथ में उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सूखा वायु नहीं है, वहां पे क्या है, नमी है। सो नमी साथ में ले जाने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन सूखे वायु को नमी को साथ में, सूखे वायु को जो द्रव का जो गैस में परिवर्तित हुआ उसको साथ में ले जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी ले जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा आर्द्रता होगी अगर वायु में, जितना ज्यादा आर्द्रता वायु में होगी उतना ही देर लगेगा किसको, वाष्पन होने में। ठीक है, तो जो द्रव में अगर वाष्पन जल्दी करवाना है तो वायु कैसा होना चाहिए, एयर कैसा होना चाहिए, बताओ, एयर कैसा होना चाहिए, एयर ड्राई होना चाहिए। जितना ज्यादा ड्राई होगा उतना जल्दी वाष्पीकरण होगा। अब मैंने जो इतना एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन करने से 2 क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, पहला कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक क्यों उत्पन्न होती है, वाष्पन की क्रिया में ठंडक क्यों उत्पन्न होती है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े, कहने का मतलब सूती कपड़ा, आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि सूती कपड़ा गर्मी में पहनना चाहिए, वो क्यों पहनते हैं ये। तो ये होमवर्क आप बनाओ और होमवर्क बना के मुझे बताओ कि आपने क्या बनाया। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन का क्या बनाया आपने, कैसे बनाया आपने। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा, ये लेक्चर आपने अच्छे से समझा, तो बिल्कुल आप ये दोनों का जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं, रिवाइज करिए, और अगर नहीं वीडियो समझ में आता है तो एक बार रिवाइंड करके आप फिर से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।